हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जल्दी ही अपना किसी भी टॉपिक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रश्नावली 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये प्रश्नावली अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी आज फर्स्ट क्लास है। और देखो कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। इसमें अपन समझेंगे कि दो चर यानी कि दो चर होंगे रैखिक। रैखिक का मतलब होता है चर की घात एक, चर की घात एक को बोलते हैं रैखिक। दो चर होंगे और उन चरों की घात रैखिक होगी यानी कि उनकी घात एक होगी। और समीकरण होगा, समीकरण यानी कि जिसमें क्या होगा, बराबर का साइन होगा। और युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, यानी कि दो समीकरणों का जोड़ा होगा। दो समीकरणों का क्या होगा? एक समीकरणों का एक जोड़ा होगा। एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब दो समीकरण होंगे, एक जोड़ा होगा और दो समीकरण होंगे, दो समीकरण। और चर कितने होंगे? दो ही चर में, दो चर में दो समीकरण होंगे, या बोले तो एक दो चर में एक समीकरण युग्म होगा। युग्म मतलब एक जोड़ा होगा। तो अब देखो किस प्रकार से, जैसे अपन देखें तो एक समीकरण होगा ax प्लस बी वाई, या तो करे कि बराबर सी, बराबर सी। तो ये एक चर यहाँ पर एक x है, एक y है, ये दो चर हैं। और ए बी सी यहाँ पर क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी और सी। जहाँ a जो है x का गुणांक है, b y चर का गुणांक है और c एक अचर पद है। c क्या है? जहाँ अचर पद है। और b y का गुणांक है और a x का x चर का गुणांक है। तो इस प्रकार का ये जो समीकरण है, ये दो चर में रैखिक समीकरण है। देखो रैखिक समीकरण क्यों? क्योंकि यहाँ देखो चर मैंने क्या बताया, चर एक x है और एक y है, और इनकी घात, x की घात भी एक है और y की घात भी एक है। x की घात भी एक है और y की घात भी एक है। इसलिए ये क्या होगा? दो चर हैं और इनकी घात कैसी है? रैखिक है। दो चर में रैखिक समीकरण और बराबर का चिन्ह, इसलिए ये समीकरण भी है। तो दो चर में ये रैखिक समीकरण है। लेकिन अपन यहाँ पढ़ेंगे समीकरण नहीं, समीकरण का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। तो ऐसा एक और समीकरण होगा, इसका मतलब चर तो यही होंगे, x और y होंगे। तो बेटा यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर है y1, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ a1 है, यहाँ b1 है, यहाँ c1 है। क्योंकि भाई चर तो समान होंगे ना दोनों समीकरणों में। दोनों समीकरणों में चर क्या होता है? जिनका मान अपने को पता नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? चर। ये चेंजेबल होते हैं, ये परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन जो a b और c है, एक समीकरण के लिए निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। किसी भी समीकरण के लिए a b और c ये स्थिरांक होते हैं, निश्चित होते हैं। जबकि x और y ये क्या करते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। x का मान 0 हुआ तो इसका मान अलग होगा, इसका मान इतना हुआ तो उसका मान अलग, मतलब बदलते रहेंगे। एक ही समीकरण में इनका मान बार बार बदल जाएगा, कुछ कभी कुछ आता रहेगा, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन ये जो a b और c है, ये हमेशा एक समीकरण में, एक समीकरण की बात हो रही है, उसी समीकरण में ये जिसका मान यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो वो 2 ही रहेगा, y का गुणांक 3 है तो 3 ही रहेगा, c का मान यदि 5 है तो 5 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक अपने समझ में आती है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, ये तो हो गया एक समीकरण। कितना हो गया? एक समीकरण। इसलिए अपन इनमें a b c यदि अलग अलग होंगे, स्थिर होंगे, किसी समीकरण के लिए निश्चित होगा, तो इसलिए इनकी पहचान करने के लिए इसको मैंने नाम दे दिया कि जो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। x और y दोनों समीकरणों में समान होंगे तो x और y का तो कोई मतलब वो है ही नहीं, रोल नहीं है। तो यहाँ x है तो वहाँ भी, यहाँ 2 होगा, x का मान तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा। तो इसमें कोई इनको नाम देने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। तो इसका मतलब एक और समीकरण होगा, तो एक और समीकरण जो होगा वो क्या होगा? यहाँ एक का मान अलग होगा, यानी कि x का गुणांक जो है वो अलग होगा, और x चर x ही रहेगा, प्लस b2 होगा। जो y का गुणांक होगा उसको b2 बोलेंगे, और वो क्या होगा? y का गुणांक होगा। और ये जो अचर पद होगा वो क्या होगा? c2 होगा। इसको नाम दे दिया अपन ने c2। तो ये एक और समीकरण आ गया, इसको बोलते समीकरण 2। तो ये देखो दो चर में, दो चर है, दोनों में देख लो
एक्स वाई, तो टोटल कितने चर है? ओनली 2 चर है। 2 चर इस समीकरण युग्म में काम लिए गए हैं और यहाँ x का गुणांक a1 है पहले समीकरण में, y का गुणांक b1 है और अचर पद जो है वो c1 है, उसको क्या नाम दे दिया गया? c1। यहाँ जो है x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और अचर पद क्या है? c2 है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो अपन ने जान लिया कि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो 2 चर होंगे, चरों की घात 1 होगी और एक नहीं, समीकरण कितने होंगे? 2 होंगे। 2 होंगे यानी कि अब 2 समीकरण बोले या एक समीकरण युग्म का जोड़ा बोले या युग्म बोले। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, जैसे अपन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये तो अपन ने A1 ये हो गया 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। क्या? A1 x प्लस b1 y बराबर c1, दूसरा A2 x प्लस b2 y बराबर c2। ये क्या हो गया? इसका व्यापक रूप हो गया, बोले तो व्यापक समीकरण रूप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल ही देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैसे होंगे इस प्रकार के, ये A1 ये b1, इनका नाम अपन ने ऐसा क्यों दिया, x और y का क्यों नहीं दिया, है ना, ये अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कोई समीकरण मान लो, समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये समीकरण है। तो इसमें देखो फिर एक और समीकरण क्या आ जाता है? 5x माइनस के 6y बराबर 7। अब आप देख रहे होगे इन दोनों समीकरणों में x और y कॉमन है। कॉमन मतलब इसमें भी x है, इसमें भी y है, वही x इसमें है, वही x y इसमें। इसीलिए मैंने x और y को नाम नहीं दिया था कि पहले समीकरण में x1 y1, दूसरे में x2 y2, ऐसे तो फिर कितने चर हो जाते? 4 चर हो जाते। जबकि अपन पढ़ रहे हैं क्या? 2 चर, ओनली 2 चर में रैखिक समीकरण। और देखो इन जो चर है इनकी घात भी, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसलिए ये रैखिक क्या है? रैखिक घात है या एक घात है। तो इसमें देखेंगे जो A1 है, A1 क्या है? A1 क्या होता था? जो x का गुणांक होता था वो ही A1 होता था, यानी कि जो x से गुणा, तो यहाँ पर x से गुणा कौन है? 2। तो A का मान, A1 का मान क्या हो गया? तो आप बोलोगे कि A1 का मान सर यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। फिर देखते हैं B1। तो B1 मैंने क्या बोला था कि जो y से गुणा होगा, जो y से गुणा कौन है? तो आप बोलोगे कि सर y से गुणा है प्लस के 3, यानी कि 3। तो इसका मतलब B1 का मान क्या आ गया? प्लस के 3 आ गया। फिर अपन देखेंगे कि C1, तो C1 क्या है भाई? C1 है प्लस के 5। ठीक है, इस प्रकार से A1, B1 और C1 के मान अपन ने निकाल लिए समीकरण 1 से। अब देखते हैं समीकरण 2 में। तो इस समीकरण में बात करें तो देखो x से जो गुणा होता है वो क्या होता है? A2। तो यहाँ देखो A2 जो है कितना है? 5। जो y से गुणा होता है वो क्या होता है? B2। तो B2 देखेंगे तो क्या है? माइनस के 6। सिर्फ y को छोड़कर जो भी उससे गुणा है वो सब क्या होगा? B2 होगा। x को छोड़कर जो भी उससे गुणा होगा वो क्या होगा? A2 होगा। और ये अचर पद देखेंगे C2, तो C2 कितना है बेटा? 7 है। कितना है? 7। ये मत सोचना कि ये बराबर में 5 लिखे हैं, कहीं कहीं आपको ये ऐसे भी लिखा मिला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3y माइनस के 5 बराबर है 0, क्योंकि 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इस रूप को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से भी इनको लिखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अपन जो इन समीकरणों को हल करने की अलग अलग विधियां पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे कि किस प्रकार से, किस विधि में किस प्रकार से लिखा जाएगा तो आसान रहेगा। ठीक है, वो आगे की बातें आगे बिल्कुल चर्चा करेंगे, बिल्कुल विस्तृत में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ से मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि A1 B1 क्यों रखा था, क्यों। देखो अब यहाँ पर यदि A कर देते तो यहाँ भी A का मान 2, यहाँ A का मान कितना है? 5। ये तो फिर कंफ्यूज हो जाता भाई, A का मान ही 2 जगह अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या था? A1 था, ये क्या था? A2। इसलिए इनका अलग अलग नाम अपन ने रखा था।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इन समीकरण युग्मों का क्या करेंगे, अब अपनी आपकी जो फर्स्ट प्रश्नावली है बेटा, फर्स्ट प्रश्नावली में क्या दिया गया है, कुछ भाषा देंगे अपने को, कुछ समस्याएं देंगे, उन समस्याओं को अपन किसमें, बीजगणितीय रूप के अंदर। बीजगणितीय रूप का मतलब है कि आप उनका क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। आपको दो समीकरणों के लिए दो कंडीशन देंगे, दो परिस्थितियां देंगे, उन परिस्थितियों को पढ़ करके, उन स्थितियों को पढ़ करके और आपको इस प्रकार का समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी, है ना। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, कि दो चर होंगे, ऐसे समीकरण का युग्म होगा जिनमें दो चर होंगे और क्या होंगे, दो चरों के गुणांक जो होंगे, x का गुणांक a1 होगा पहले समीकरण में, y का गुणांक b1 होगा और अचर पद c1 होगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 का जो x का गुणांक होगा वो a2 होगा और y का गुणांक जो है वो b2 होगा और अचर पद क्या होगा, c2 होगा। अब अपन बात करेंगे कि समीकरण युग्म क्या है, ये क्यों निकाल रहे हैं। देखो बेटा, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है, अब इनका हल करेंगे, क्या करेंगे, हल निकाल। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकाला जाता है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल। ठीक है, जैसे अपने पास मान लो कोई दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों समीकरण हैं। इनका हल निकालने का मतलब ये है कि x और y का वह मान, x चर और y चर का वह मान जो इन दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे, संतुलित करे, यानी कि इनका LHS बराबर आ जाए RHS के, LHS बराबर आ जाए RHS के, ऐसा x और y का मान होना चाहिए। तो जो ऐसा मान होगा वो ही इन रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, हल कहलाएगा। तो अपन जो है ये हल कैसे होंगे, क्योंकि देखो अब हल कैसे, हल का मतलब क्या है, यानी कि x और y का मान दोनों समीकरणों के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों समीकरणों के लिए क्या होना चाहिए, समान। और उस मान को रखने पर ये दोनों समीकरण क्या हो जाए, इनकी LHS साइड RHS साइड के बराबर हो जाए, या बोले तो ये जो RHS तो 0 है तो ये भी क्या हो जाए 0। तो सीधी सी बोले तो ये जो है इनका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है बेटा, शून्यक। अब शून्यक निकालेंगे तो एक समीकरण जो होता है ना, समीकरण का जो ग्राफ होता है, कैसी ग्राफ होता है, तो ये समीकरण जो होता है एक रेखा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बेटा, रेखा को। एक समीकरण रेखा को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। तो दो समीकरण दो रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये जो दोनों समीकरण हैं अपनी अपनी रेखा बनाएंगे, इनके द्वारा एक रेखा बनेगी और उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, अपने समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये अपन लेके चल रहे हैं। जैसे मान लो कोई रेखा है, ये रेखा है भाई, ये समीकरण एक के द्वारा ये रेखा बनती है। तो रेखा पर किसी भी बिंदु की जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, वो क्या होती है, x, y। या देखे तो भाई एक x का मान होगा, x अक्ष पर जितना होगा वो x का मान होगा, और जो y अक्ष का मान होगा वो y का मान होगा। तो ये जो x, y का मान है, ये क्या है, ये इस समीकरण में रखेंगे x का y का मान, तो ये इस समीकरण को क्या कर देगा, संतुष्ट करेगा, यानी कि ये इसकी LHS इक्वल टू हो जाएगी RHS की। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी समीकरण है, उससे एक दूसरा समीकरण बनेगा, तो इस दूसरे समीकरण के द्वारा एक जो रेखा बनेगी, ये क्या होगी, ये समीकरण 2 के द्वारा बनेगी और ये 1 के द्वारा। तो 2 के द्वारा बन रही है, तो जो इसके प्रत्येक बिंदु की जो स्थिति है, पोजीशन है,
वो भी एक्स वाई होगी, तो उसका जो एक्स वाई का मान होगा, पोजीशन का जो मान होगा, वो इस समीकरण 2 में एक्स और वाई की जगह रखने पर इस समीकरण 2 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी कि ये इसके LHS बराबर RHS करेगा। अब अपने को तो लेकिन ये नहीं कि भाई इसको तो करेगा, सीधी सी बात है, समीकरण 1 के द्वारा जो रेखा बन रही है उसका प्रत्येक बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, समीकरण 2 द्वारा जो रेखा बन रही है उसका प्रत्येक बिंदु समीकरण 2 को संतुष्ट करेगा। लेकिन अपने को तो x और y का वह मान चाहिए जो समीकरण दोनों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। क्या कर दे बेटा, दोनों को संतुष्ट कर दे। तो वह मान क्या होगा, आप देख रहे होगे मैंने जो ये यहां पर रेखा का युग्म बनाया है, ये एक बिंदु है, इन दोनों रेखाओं पर एक ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं पर स्थित है। अब बताओ कौन सा है वो, तो आप देख रहे होगे जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये जो x और y का मान होगा, x y का मान होगा, ये इस रेखा पर आप बोलोगे ये रेखा 2 पर भी स्थित है और ये रेखा 1 पर भी स्थित है। अतः यहाँ पर इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को, या बोले तो इस समीकरण युग्म को संतुष्ट करेंगे। तो बेटा इस समीकरण का देखें तो कितने हल होंगे। अब हल की बात क्या है, कितने हल होंगे, कितने से क्या मतलब है, कितने से ये मतलब है बेटा कि x और y के कितने मान संभव हैं कि इस दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। तो देखो इस प्रकार से यदि दो रेखाएं, दो समीकरणों से कितनी रेखाएं बनेंगी, 2 रेखाएं बनेंगी। यदि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं बेटा, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका मतलब केवल और केवल सिंगल एक ऐसा बिंदु होगा जो दोनों रेखाओं को क्या कर सकता है, संतुष्ट। बताओ करता है कि नहीं, एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या, बताओ। ये रेखाएं कभी एक दूसरे बिंदु पर भी काट सकती हैं क्या। इसके अलावा देखो ये रेखा इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी, ये कभी भी नेवर, कभी भी ये दोबारा नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु के अलावा और दोबारा कभी भी ये आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, सिंगल, केवल और केवल एक अद्वितीय हल, अद्वितीय यानी कि ऐसा दूसरा हल नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, केवल और केवल एक ही हल पॉसिबल होगा, जो बिंदु जहां पर प्रतिच्छेद करी हैं वो होंगे। बताओ कोई दिक्कत। तो अब बताओ और कैसे हो सकती हैं, तो ये दो समीकरणों द्वारा और रेखाएं कैसी हो सकती हैं। तो आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए कि ये जरूरी थोड़ी ना है, ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही करेंगी, ये ऐसे भी तो हो सकती हैं, एक के द्वारा रेखा ऐसे जाए और दूसरे के द्वारा ऐसे जाए, ये समीकरण 1 की रेखा, ये समीकरण 2 की रेखा। तो मैं बताऊंगा या मैं बोलूंगा बेटा कि बिल्कुल ऐसे भी हो सकती हैं, यानी कि आप बोलोगे सर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, पैरेलल, यानी कि समांतर भी तो हो सकती हैं। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल समांतर हो सकती हैं और ऐसा होता भी है। तो आप बोलोगे कि सर अब तो ये कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे बेटा, क्योंकि ये समांतर होंगी तो इनके बीच का जो अंतर है, चाहे इनको अनंत तक आप बढ़ाते रहो, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी और कहीं भी नहीं काटेंगी। इस प्रकार से बताओ इसके कितने हल हो सकते हैं, बताइए कितने हल हो सकते हैं। कोई हल हो सकता है क्या, मैंने क्या बोला था कि वह बिंदु हल होगा जितने बिंदुओं पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। तो भाई यहाँ पर तो एक ही बिंदु पर नहीं काट रही हैं, इसका मतलब आपको क्या लगता है कितने हल होने चाहिए, बताइए आपके हिसाब से कितने हल होने चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर हमारे हिसाब से तो कोई हल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो कहीं पे काटेंगी नहीं, और काटेंगी नहीं तो कोई ऐसा x और y का मान ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों रेखाओं पर उपस्थित होगा। बताओ होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अतः जब भी दो समीकरणों द्वारा या समीकरण युग्म के द्वारा रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, तो उनका कोई भी हल संभव नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आगे चलें। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर आगे चलिए, यहां तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, और कोई भी कंडीशन हो सकती है क्या। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बोले सर एक कंडीशन और भी तो हो सकती है, एक कंडीशन और भी तो हो सकती है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर न होकर
ये एक दूसरे के ऊपर ही हो तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बेटा ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं। तो आप बोलोगे कि सर इस कंडीशन में फिर क्या होगा, मैं बोलूँगा कि बेटा देखो रेखाएं होती हैं, रेखा का कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो अनंत तक जाती हैं, बिल्कुल ऐसे में इधर भी अनंत और इधर भी अनंत, दोनों छोर इसके अनंत को छूते हैं। इसका मतलब इसका कोई एंडिंग या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो बताओ ये दोनों रेखाएं अनंत तक जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये देखो हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं? बताओ काट रही है कि नहीं काट रही है? ये एक दूसरे पर है तो काट ही रही हैं बेटा, एक दूसरे को हर बिंदु पर काट रही हैं। और एक रेखा पर बेटा अनंत बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? एक जो रेखा होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, क्योंकि बिंदु बिंदु मिलकर जब जुड़ेंगे ना, जब जाके एक रेखा बनेगी। और बताओ इतनी सी दूरी में इतने बिंदु मिल गए तो अनंत में तो बहुत बिंदु हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके कितने हल होंगे, कितने इस पर बिंदु कितने हैं? तो आप लोग सर बिंदु तो अनंत है, इसलिए इसके हल भी कितने होंगे? अनंत होंगे या अनेक हल होंगे। कितने होंगे? अनेक हल होंगे। अब बोलोगे कि सर इस प्रकार की रेखा को क्या बोलेंगे? तो आप बेटा इस प्रकार की रेखा को क्या बोलोगे? समपाती। समपाती एक दूसरे पर ही स्थित हैं, समपाती रेखा, समपाती रेखाएं। तो जब भी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी या समपाती होंगी तो उनके कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो अपन ने तीन कंडीशन पढ़ी हैं और भाई दो रेखाएं तीन प्रकार से ही हो सकती हैं, या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या क्या हो सकती हैं? एक दूसरे के समपाती हो सकती हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है? नहीं है। चलो तो भाई ठीक है, अब अपन करेंगे क्या? अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बातें आती जाएंगी अपन उसके बेसिक को, पहले अपन उसके बेसिक को समझेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों को हल करेंगे। और आपसे मैं वादा करता हूँ कि जब ये प्रश्नावली खत्म होगी तो आप ये नहीं बोल दो कि सर इतनी आसान प्रश्नावली है। कितनी आसान प्रश्नावली है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको निकाल करके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली। हाँ तो भाई अपनी प्रश्नावली 3.1 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 देखो। प्रश्न क्या है? प्रश्न है बेटा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफताब जो है वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु के थे? बोलिए 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 आयु का रह जाऊंगा। हाँ तो 3 वर्ष मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा अब से 3 वर्ष बाद। अब देखो ये जो बात बोली है आफताब भाई साहब ने, वो बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व में तुम्हारी आयु का 7 गुना था और 3 वर्ष बाद कितना रह जाऊंगा? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अपने को ये 3 गुनी 7 गुनी जो है अपने को कब बता सकते हैं? जब अपने पास वर्तमान आयु हो। जब उनकी वर्तमान आयु होगी तभी तो बता सकते हैं ना कि 3 वर्ष पहले कितने का होगा वो, तो उसकी गुनी फिर निकालेंगे। 3 वर्ष बाद जो कितने का होगा, 7 वर्ष पहले कितने का होगा, तो प्रेजेंट से तो अपनी तुलना करेंगे। तो इसलिए अपने पास प्रेजेंट की आयु नहीं है, जो अपने पास नहीं है उसको अपन क्या करेंगे? मानेंगे। तो मैंने माना क्या जो आफताब की पुत्री है उसकी आयु कितनी है? x वर्ष है। तो आफताब की पुत्री की आयु बराबर x वर्ष, ये मैंने क्या किया है? माना है। तथा आफताब की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। और ये इसकी भी क्या है? आफताब की पुत्री की भी वर्तमान आयु है। क्या है बेटा?
वर्तमान आयु है। तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है और आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब वो क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो अपन फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की स्थिति। तो 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब की पुत्री की आयु बराबर कितनी रह जाएगी भाई? 7 वर्ष पहले, यदि आज उसकी x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 7 वर्ष, x माइनस 7 वर्ष। तथा आफताब की कितनी होगी? आफताब की आयु 7 वर्ष, यानी वर्तमान में आफताब की आयु यदि y वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? y माइनस 7, y माइनस 7 वर्ष। अब आफताब बोल रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे, अपनी पुत्री से बोले कि तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि ज्यादा किसकी होगी भाई? जनरल सी बात है ये, अपन भी जानते हैं कि भाई पिताजी की आयु ज्यादा होगी, तो पिताजी की जो आयु है वो अपनी पुत्री की आयु से 7 गुनी है, यानी कि पिताजी की आयु कितनी है 7 वर्ष पूर्व? 7 माइनस y माइनस 7 वर्ष, ये है पिताजी की आयु। और ये है पुत्री की आयु कितनी है? x माइनस 7, x माइनस 7 वर्ष। अब बताओ ये बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पिताजी की आयु ज्यादा है, पुत्री की आयु कम है। कितनी ज्यादा? ये 7 गुनी है, 7 गुनी ज्यादा। ये यदि मैं इधर 7 गुना कर दूं, इसको भी, इस आयु को क्या कर दूं 7 से गुना कर दूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी कि नहीं? तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएंगी? बराबर। ये 7 गुना तो ये भी 7 गुनी होगी, इसको भी 7 से गुना कर दिए। अब ये इसके क्या होगी? पिताजी की आयु के बराबर होगी। तो अपन क्या करेंगे अब? इसको सरल कर लेंगे। तो y माइनस 7 बराबर 7 को x से गुना करेंगे, 7x और माइनस के 7 7 49। अब देखो इनको सबको एक तरफ ले आएंगे तो क्या करें? उसको उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? 7x माइनस का y, ये जो माइनस का 7 है क्या हो जाएगा? प्लस का 7 और माइनस का, प्लस के 7 और माइनस का 49 बराबर, इधर क्या बचा? 0। इधर क्या हो गया? LHS में 0 हो गया, तो मैंने उसको पक्ष बदल के RHS में लिख दिया। ठीक है, अब देखो तो क्या आ गया समीकरण? 7x माइनस वाई प्लस के 7 माइनस के 49 में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? माइनस के 42 बराबर 0। ये अपना आ गया फर्स्ट समीकरण। ये समीकरण एक आ गया। अब वो कंडीशन दूसरी बोलता है, क्या बोल रहा है? सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन ये है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष की बाद की बात है। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जो है पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु हो जाएगी, यदि आज कितनी है? x है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और आफताब की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद? यदि आज y है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 3, y प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। अब देखो कंडीशन क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारी 3 गुनी आयु का था, यानी कि आफताब की आयु कितनी है? y प्लस 3। तो अपन सीधी सी बात है कि पिताजी की आयु ज्यादा है पुत्री से, x प्लस 3। तो कितना ज्यादा है? कितना गुना? 3 गुना। तो इसको 3 गुना करेंगे पुत्री को, जब भी इसकी बराबर हो जाएगी, जब भी बराबर होगी। तो उसी प्रकार से फिर इस समीकरण को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो y प्लस 3 बराबर 3 को x से गुना करेंगे, 3x प्लस 3 तिया 9। सबको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 3x प्लस 9, y इधर आएगा तो माइनस y, और प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3। तो इसका या करके ऐसे लिख देंगे कि 3x माइनस वाई माइनस के 3 प्लस के 9, तो प्लस के 6 बराबर है 0। ये समीकरण आ गया अपना 2। तो इस प्रकार से ये बोल रहा था कि इसको क्या करो? बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? तो इसको उतारो।
हाँ तो भाई ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। ठीक है, अब जो अगले 2 क्वेश्चन हैं उनको भी आपको इसी प्रकार से हल करना है, उनके भी समीकरण बनाने हैं और ये समीकरण बन जाएंगे। और जो इनका ग्राफ विधि से हल है वो अपन अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से अपन इस वीडियो को यहाँ तक ही सीमित रखेंगे। और यदि यहाँ तक किसी को भी समझ में नहीं आया है तो मैं डियर बताना है कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। दूसरी बात ये है कि वीडियो यदि अच्छा लगा है तो भाई लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ भाई दूसरी वीडियो डल चुकी है और अपने को देखना है। ठीक है, सभी को राम राम और थैंक यू सो मच माय डियर, जो यहाँ तक आपने देखा वीडियो को, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।